Students, let's begin our today's topic with the transcription. So today we are just going to take an introductory idea that what is transcription, and we all know that DNA has the capacity to form the RNA, and we all know that DNA is a double helical structure, but RNAs are usually occurs in nature as a सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल चेन होती है आरएनए के अंदर. वी ऑल नो दैट एंड डीएनए फॉर्म्स द आरएनए. सो दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ copying the genetic information which is present in the DNA from strand of DNA to RNA. This is known as transcription. So genetic information is copied from one strand of DNA to इनटू द आरएनए, एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. क्योंकि जो भी मैसेज डीएनए के पास है वो आरएनए को देगा, और जब वो आरएनए को देगा तो उसी चीज़ को हम देगा मीन्स उसको बनाना, फॉर्मेशन करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. सो ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए and only one of the strand is copied into RNA, because we all know that DNA is a double stranded molecule. तो इट विल नॉट अकर दैट कि दोनों मॉलिक्यूल में से दोनों ही आरएनए बनाने लग जाएं. ये भी आरएनए बना रहा है स्टैंड और ये भी आरएनए बना रहा है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन. केवल एक स्टैंड बनाएगा डीएनए का. ये दो स्टैंड है सपोज डीएनए के, तो ओनली वन स्टैंड इज गोइंग टू फॉर्म द आरएनए. So in transcription only one segment of DNA and only one strand is copied into RNA, and it is important because of few reasons. Because there is a question, very important question people can ask you, that why both the strands of DNA do not act as a टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस. मतलब आप सोच सकते हो कि दो डीएनए स्टैंड हैं तो ये भी बना ले और ये भी बना ले, तब तो बहुत अच्छा है, दो दो आरएनएस बन जाएंगे. बट देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू. फर्स्ट थिंग इज दैट बोथ द स्टैंड्स ऑफ डीएनए अबाउट विच यू आर थिंकिंग कि दोनों ही बना ले, है ना, both the strands of DNA are with different sequences. We all know that these are complementary. ये वाला strand and this one, ये both are complementary to each other. They are not similar, because suppose यहाँ पर अगर A है तो here it is paired with T. अगर यहाँ पर C है तो it paired with G, like that. So both the strands of DNA are with different sequences. And if suppose protein फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, देन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड इट विल डिफर. क्योंकि ये जो अलग अलग ये बने हुए हैं तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट अमीनो एसिड्स बनाएंगे दोनों. तो अब एक ही स्टैंड से दो दो तरह के अमीनो एसिड्स बन जाएं तो वो तो गड़बड़ चीज़ हो जाएगी कि एक ही जो स्टैंड है डीएनए का और उससे आरएनए जो बना और वो दो तरह के प्रोटीन बनाए, दो तरह की कोडिंग, दो तरह के मैसेजेस दे दे, तो एट अ टाइम टू टाइप्स के मैसेजेस नहीं पास हो सकते ना. तो बोथ द स्टैंड्स ऑफ डीएनए आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस form two different kinds of protein due to the presence of amino acids. तो ऐसा नहीं हो सकता है, एक ही amino acids जो है वो फॉर्म करना होता है. Second thing is due to the formation of two different proteins from one DNA will complicate the genetic information and transfer mechanism. अब दो दो तरह के प्रोटीन बनेंगे तो उनको ऑपरेट करना इट विल बी डिफ़िकल्ट, देयर विल बी कन्फ्यूजन कि क्या करना है. तो दैट्स वाई ओनली कॉम्प्लिकेशंस को वो इंक्रीज़ करेगा, कम नहीं करेगा. बिकॉज दो तरह की इन्फॉर्मेशन आ गई, दो तरह के प्रोटीन बन गए, बॉडी को एक ही तरह का प्रोटीन चाहिए था, अब उनका दोनों का क्या करें, है ना. तो इसलिए और कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे वो भी एक प्रॉब्लम की चीज़ हो जाती है. एंड ऑल्सो इफ़ टू स्टैंड्स ऑफ आरएनए आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, आरएनए विल बिकम डबल स्टैंडर्ड. क्योंकि अब दोनों आरएनए, एक आरएनए यहाँ से निकल रहा है, एक आरएनए यहाँ से निकल रहा है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये क्या कर जाएंगे, ऐसे करके डीएनए की तरह ये भी कॉइल्ड हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड बन जाएंगे. एंड व्हेन आरएनए इज डबल स्टैंडर्ड इट विल नॉट एबल टू पास ऑन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. तो इसका तो कम पर्पज़ ही फिनिश हो गया, कोई काम ही नहीं बचा, क्योंकि वो काम जो डीएनए कर रहा था उसको इसको करने की जरूरत तो नहीं है. तो इट विल स्टॉप द ट्रांसलेशन स्टेप एंड प्रोटीन फॉर्मेशन विल ऑल्सो स्टॉप. तो जब प्रोटीन फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. बिकॉज वाई वी आर स्टडीड अबाउट, अभी अभी पीछे आपने पढ़ा था रेप्लिकेशन प्रोसेस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. तो दैट मीन्स वी आर स्टडिंग अबाउट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. तो अभी वो मैं स्टेप्स आपको एक एक करके पढ़ा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू रिमेंबर, इफ यू डू नॉट फॉरगेट दैट दिस इज द डीएनए, then it forms RNA and RNA forms the proteins. तो this process DNA से DNA को बनना, that is called replication, which we have studied
few days back, हमने भी पढ़ा है ना रेप्लिकेशन प्रोसेस. नाउ वी आर मूविंग टू द RNA. DNA to RNA इस ये बनने को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम ट्रांसक्रिप्शन. तो वी आर स्टडिंग ट्रांसक्रिप्शन नाउ, एंड आफ्टर देन वी विल स्टडी द translation. That means protein synthesis, because protein can be in the form of hormone, they can be in the form of enzymes, and they lead to the मतलब यू कैन से कि वो हेल्प करते हैं किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चलने के लिए जो आपकी बॉडी में चल रही हैं वेरियस रिएक्शंस. तो दैट मीन्स वी हैव टू स्टडी स्टेप बाय स्टेप. तो अभी हमने रेप्लिकेशन पढ़ा, देन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रांसक्रिप्शन. So that is why this is important to keep this thing in mind कि why we are studying all this thing and what is the purpose of it. So that is why both the strands of DNA do not act as a template, because we need to form the protein. Ultimately हमें क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है. And for protein DNA gives the instructions to the RNA कि तुम्हें कौन सा प्रोटीन बनाना है, और वो प्रोटीन फिर RNA बनाता है. तो अगर DNA के इंस्ट्रक्शंस को RNA प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करेगा ड्यू टू द वेरियस डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर, RNA में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसके स्ट्रक्चर में या कुछ, तो आपका पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं होगा. क्योंकि अगर प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्रांसक्रिप्शन स्टेप तो होगा ही नहीं. तो जब ट्रांसक्रिप्शन स्टेप नहीं हुआ तो आगे का प्रोटीन सिंथेसिस तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा. तो दैट इज़ वाई, क्योंकि अगर हम 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA लेते हैं तो दे फॉर्म डबल स्ट्रैंड्स ऑफ RNA. DNA के से RNA बनेंगे, और 2 RNA के स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या हो जाएंगे, वो ऐसे करके बाइंड हो जाएंगे जैसे कि आपका DNA होता है, और फिर ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं कर सकते. नाउ कम टू द अनदर थिंग विच द डायग्राम यू हैव सीन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये दीज आर द वेरियस स्टेप. इनको पढ़ने के बाद यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन. सो DNA हैज़ 3 रीजन्स, and you can say in DNA we recognize 3 reasons. 3 reasons are identified for our transcription unit. One is known as promoter. One reason is known as promoter, another is structural gene, and third one is terminator. तो ये 3 चीज़ें हैं. अब if you can see in the diagram, if I enlarge the diagram, you can see that here is a promoter, this is a structural gene, and this is terminator. तो this is the segment of DNA. ये छोटा सा जो segment है वो DNA का segment है, because transcription unit in DNA is defined by the 3 regions in the DNA. तो ये DNA के 3 हिस्से हैं जिनको हमने प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर का नाम जो है वो दिया हुआ है. और बाई कन्वेंशनली मीन्स अगर हम पीछे से बात करें कि क्या हम मानते हैं, तो दीज 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA ऑफ स्ट्रक्चरल जीन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं पूरा. जो DNA का ये स्टैंड आपको दिख रहा है अभी, तो अब इसमें 2 स्टैंड्स हैं एंड दे हैव अपोजिट पोलैरिटी. वी ऑल नो दैट DNA हैव डिफरेंट पोलैरिटी. दैट मीन्स एक का अगर 5' इधर है तो एक का 3' इधर होगा, एक का 3' इधर है तो अगले का 5' इधर होगा. तो दे हैव डिफरेंट पोलैरिटी, एंड द DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज विच पॉलीमराइजेज, और यू कैन से विच कैटेलाइजेज द DNAs और RNAs. तो वो केवल आपको पता है DNA को किस डायरेक्शन में पॉलीमराइज करता है, 5' into 3' डायरेक्शन में ही पॉलीमराइज करता है जो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है वो. तो पोलैरिटी जो है दैट मीन्स द स्टैंड दैट हैज़ द पोलैरिटी 3:5 एक्ट एज टेम्पलेट. तो अगर इसको हम थोड़ा सा छोटा करें, so you can see that here it is written 5' and this is 3' and this is 3' and this is 5' and. So what I am telling you, I am telling you that the strand that has polarity 3:5, ये वाला, इस वाले स्टैंड की बात कर रही हूँ ब्लू कलर के, दिस एक्ट्स एज अ टेम्पलेट स्टैंड. यू कैन ईजिली सी हेयर लिखा भी हुआ है, एंड इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज अ टेम्पलेट स्टैंड. इसको टेम्पलेट स्टैंड ही बोलते हैं फिर. एंड द अदर स्टैंड विच इज़ गिवन हेयर एंड पोलैरिटी इज़ 5-3. ये ऐसी पोलैरिटी है इसकी 5-3, एंड द सीक्वेंस इज़ सेम. इसका जो पोलैरिटी है, इसका सीक्वेंस जो है वो एज सेम होता है जैसे RNA का होता है, एक्सेप्ट थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होगा. तो अब इसमें एक बहुत ही स्ट्रेंज सी थिंग है कि जो सपोज इसको हमने नाम दिया कोडिंग स्टैंड जो 5-3, लेकिन ये कोई काम नहीं करता है. ठीक है, ये बस वैसे ही पड़ा रहता है. ट्रांसक्रिप्शन के लिए काम कौन आता है? ये वाला स्टैंड जिसको कि आप टेम्पलेट बोलते हो स्टैंड. तो इसका नाम तो कोडिंग स्टैंड है, और हम सारे रेफरेंशियल पॉइंट जो भी हम कोई बात करनी होती है तो हम किसके रेफरेंस में बात करते हैं? हम ये कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में बात करते हैं.
बट ये कोई काम नहीं करता है, मतलब ये यूज़लेस है, तो इट डज़ नॉट कोड फॉर एनीथिंग, पर उसको हम कहते हैं कोडिंग स्टैंड। कोड किसी के लिए नहीं करता। एंड ऑल द रेफरेंशियल पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज़ मेड विद कोडिंग स्टैंड। अगर आपको कुछ भी बात करनी है, कुछ भी बताना है इसमें, ये जो आपका है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो आपको इसके रेफरेंस में बोलना पड़ेगा, कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में बात करनी पड़ेगी। इसको हम इग्नोर करे रहते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो टू एक्सप्लेन द पॉइंट यू कैन से हाइपोथेटिकल, अगर हम चाहें इसको लिखना टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड कैसे है, तो सपोज आप लिखेंगे 3 एंड और इसके सारे सीक्वेंसेस लिख दो आप, ATG, CATG, CAT, दीज आर द कोडॉन्स टेम्पलेट स्टैंड के हो गए। और अपोजिट स्टैंड में 5 एंड, तो इसके अपोजिट ए के साथ में आप टी लिखेंगे, जहाँ पर टी दिया है वहाँ पर आप ए लिखेंगे, जी के अपोजिट सी लिखेंगे, सी के अपोजिट जी लिखेंगे, ए के अपोजिट टी, टी के अपोजिट अगेन आप ए, जी के अपोजिट सी, सी के अपोजिट जी, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे। एंड इट विल बिकम, दिस विल बिकम कोडिंग स्टैंड, ये आपका कोडिंग स्टैंड हो जाएगा। एंड दिस विल बिकम टेम्पलेट स्टैंड, ये टेम्पलेट स्टैंड है क्योंकि इसको देखकर आपने इस वाले स्टैंड को बनाया है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया कि प्रमोटर एंड टर्मिनेटर जीन का। आई रिमूव द इंक, यू कैन इजिली सी इन द डायग्राम दैट प्रमोटर रीजन इज गिवन हेयर, टर्मिनेटर रीजन इज गिवन हेयर, एंड इन बिटवीन दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन का रीजन आ गया, दैट मीन्स प्रमोटर एंड टर्मिनेटर आर एट द एंड्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन के बिल्कुल किनारे किनारे पर होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे। इस पूरे स्ट्रक्चर को भी कॉल देम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दिस इज अ यू कैन से सेगमेंट ऑफ डीएनए, जहाँ पर ये एरियाज हमने डिवाइड किए हुए हैं। एंड प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स 5 एंड। अब प्रमोटर ये वाला है, अब इसको हम क्या बोलेंगे 5 एंड। अब आप कहोगे कि 5 तो इधर लिखा हुआ है, तो 5 क्यों बोलते हैं? एज आई टोल्ड यू राइट नाउ कि हम हर चीज़ कोडिंग के रेफरेंस में लेंगे, तो कोडिंग का 5 इधर है ना, तो दैट्स वाई वी कॉल देम दैट प्रमोटर इज लोकेटेड एट द 5 एंड and of the structural gene, because we made all the references with respect of polarity of coding stand, इसके reference में हम बात कर रहे हैं। and it is a DNA sequence that gives the binding site for RNA polymerase। तो RNA polymerase को DNA सीक्वेंस यहाँ पर प्रमोटर रीजन इस जगह पर, तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है इस प्लेस से। अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है मीन्स यहाँ पर वो एंजाइम बाइंड करेगा जो कि RNA पॉलीमरेज है, तो ये बाइंडिंग साइट इसको प्रोवाइड करता है, किसको? RNA पॉलीमरेज एंजाइम को, सो दैट इट स्टार्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ RNA बनना तभी तो स्टार्ट होगा ना, जब इसको मिलेगा कुछ अटैच करने के लिए यहाँ पे। देन इट इज़ प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट which initiates the RNA synthesis, and that's why you just define this promoter region, प्रमोट करने वाला काम करता है ना उस तरीके से। एंड देन देर इज़ अ टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन इज ऑल्सो लोकेटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्टैंड, माने कोडिंग स्टैंड है इधर किनारे पर पाया जा रहा है और इसके 5 एंड पर पाया जा रहा है। एंड यूजुअली यू कैन से दैट इट इज़ प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एंड ये जो है जब भी RNA सिंथेसिस फिनिश होती है तो ये यहाँ पर टर्मिनेट होता है, फिनिश हो जाता है RNA सिंथेसिस बन के, तो यू कॉल देम टर्मिनेटर, और यू कैन से टर्मिनेटर यूनिट आप बोल सकते हो इसको। सो देर आर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, उनके बीच में भी कुछ एक आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। लाइक अ जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी और यू कैन से इनहेरिटेंस, एंड मोस्टली जीन्स आर लोकेटेड ऑन द DNA एज पीपल से, है ना, वो अभी हम पढ़ते वही आए हैं कि जीन जो है वो DNA पर लोकेटेड होते हैं, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन दैट जीन इन टर्म्स ऑफ DNA सीक्वेंस कि कहाँ पर है। तो DNA सीक्वेंस कोडिंग फॉर ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइन अ जीन। तो क्या है DNA सीक्वेंस, वो कैसे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करते हैं, तो यू कैन डिफाइन इन द टर्म्स ऑफ सिस्ट्रॉन। इसको आप सिस्ट्रॉन के टर्म्स में बोल सकते हो। तो व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन इज बेसिकली अ सेगमेंट, यू कैन से इट एज अ सेगमेंट ऑफ DNA कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। अगर एक पॉलीपेप्टाइड के लिए वो कोड करते हैं, यू कॉल देम सिस्ट्रॉन। जो भी DNA का सेगमेंट जो करता है, दैट मीन्स इट इज़, सपोज ये DNA का सेगमेंट एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, तो दिस इज़ नोन एज सिस्ट्रॉन। ये इतना हिस्सा क्या कहलाएगा? इसका सिस्ट्रॉन कहलाएगा। एंड जो स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेट टू बी मोनोसिस्ट्रॉनिक, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। जो एक स्ट्रक्चरल जीन है उसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को, कि ये मोनोसिस्ट्रॉनिक है ये, क्योंकि उसने एक बनाया है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। दैट मीन्स वन सेगमेंट ऑफ सिस्ट्रॉन
one segment of DNA which is known as cistron forms a code for a polypeptide, and that's why we call them monocistronic. And mostly in eukaryotes it is found, and polycistronic found in mostly in bacteria, or you can say prokaryotes. So in eukaryotes monocistronic structural gene जो होते हैं वो इंटरप्ट होते हैं. जैसे ये मोनोसिस्टोनिक पूरा जीन है, मतलब डीएनए है पूरा. अब आप समझ रहे होंगे लैंग्वेज आई थिंक जो मैं बोल रही हूँ. मोनोसिस्टोनिक मीन्स जो केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए ऐसा डीएनए. तो इसमें स्ट्रक्चरल जीन तो होंगे, तो दे हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेज विद non-coding sequences. That means the gene in eukaryotes are splits, माने टुकड़ों टुकड़ों में होता है, मतलब स्प्लिट होता है. तो द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस आर नोन एज एक्सॉन. सपोज कर लो ये डीएनए जो मैंने बनाया रेड कलर का डीएनए है, इसमें ये जो ग्रीन से कर रही हूँ मैं, दीज आर द कोडिंग सीक्वेंसेस, एंड जो मैं पर्पल से कर रही हूँ दीज आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस. तो दे आर प्रेजेंट लाइक दैट. तो green one is coding and purple one is non-coding segment. तो what happens is that these are, that means ये coding segments हैं, ये काम कर रहे हैं, तो that are called exons. एंड ये पर्पल वाले जो कुछ भी नहीं बनाते, कोई प्रोटीन नहीं बनाते, नॉन कोडिंग है, दे आर कॉल्ड इंट्रॉन्स. इनर्ट से आप याद कर लो, इंट्रॉन्स. तो द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट लाइक दैट. That means the coding segments are intervened by the non-coding segments, and the coding sequences, or you can say expressive sequences, they are known as exons. And जो आपके नॉन कोडिंग है दैट आर कॉल्ड इंट्रॉन्स. एंड एक्सॉन्स आर ऑल्सो नोन एज दैट दीज आर दो सीक्वेंसेस दैट कैन अपीयर इन मेच्योर एंड प्रोसेस्ड आरएनए. कि जब आरएनए बनेगा तो इसमें कौन से सीक्वेंसेस शो होंगे, यही वाले एक्सॉन वाले, बिकॉज यही तो वर्किंग है, बाकी तो वर्किंग है ही नहीं है. and the exons are interrupted by these inert segment that is called intron. तो अभी इंट्रॉन तो काम के है नहीं, तो वी हैव टू रिमूव these इंट्रॉन्स. तो ये इंट्रॉन्स को बीच में से कट करके क्या करना होता है, निकालना होता है. और निकालने के बाद में ये छोटा सा फिर रह गया, क्योंकि ये बाकी के तो निकल गए, इसके अंदर से कट करके आपने निकाल दिया. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेसिंग. इनको प्रोसेसिंग करना कहते हैं. दैट मीन्स द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाई द सेगमेंट्स विच आर नोन एज इंट्रॉन्स, और यू कैन से इंटरवीनिंग सेगमेंट्स सीक्वेंसेस. दीज डू नॉट अपीयर इन मेच्योर एंड प्रोसेस्ड आरएनए. जब मतलब इनसे बनेगा मेच्योर आरएनए, क्योंकि अभी तो बनेगा इनसे ना, बना तो नहीं है, तो वो ये कट करके निकाल दिए जाते हैं इंटरॉन्स, और ये एक्सॉन्स वापस आपस में जो है वो लाइगेट हो जाते हैं, यानी कि अटैच्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस स्ट्रक्चर, और यू कैन से पार्ट ऑफ द transcription unit. And in next topic we will study the types of RNA and the process of transcription. So that is all for today, students.